जय हिंद। आप देख रहे हैं दानवीर सिंह यूट्यूब चैनल। मैं हूं कर्नल दानवीर और अब हम बात करेंगे इस समय इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच में जो तनातनी है, जो एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद की जा रही है, उसके बारे में। ये कहानी 5 मई को शुरू होती है जब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने जो पैलेस्टीनियन या जो मुस्लिम क्वार्टर्स हैं वहाँ से कुछ इविक्शन की बात करी, वहाँ से लोगों को हटाने की बात करी। उससे लोग उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होने के बाद में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हुई। इजरायली पुलिस इस्लाम के एक होलीएस्ट प्लेस अलास्का मॉस्क के अंदर जाकर उन्होंने एक कार्रवाई करी, जिसके अंदर जो वहाँ पर नमाज अदा करने आए फ़िलिस्तीनी अरब थे, उनके ऊपर रबर की गोलियाँ चलाईं और उनको मारा पीटा और वहाँ से निकाला, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना था। और इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 300 फ़िलिस्तीनियों को चोटें आईं। जान किसी की नहीं गई, चोटें आईं। इसके बाद हमास को एक मौका मिल गया। हमास, जैसा कि आप जानते हैं, गाज़ा पट्टी पर काबिज़ है। ये एक फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है जो कि इलेक्शंस के बाद यहाँ पर काबिज़ हुआ और ये मेरे ख्याल से 2006-07 से काबिज़ है और निरंतर इज़राइल को टारगेट करता रहता है। वहीं जो जेरूसलम की बात करें, जहाँ पे ये प्रेजेंट तनाज़ा जो शुरू हुआ, ये इलाका 1967 में इज़राइली डिफेंस फोर्सेस ने इस पे कब्ज़ा किया था और तब से ये इज़राइलीज़ के कब्ज़े में है। और जो टेंपल माउंट है, जिसके ऊपर अलास्का मॉस्क है, इसका जो कंट्रोल है अभी बहरहाल जॉर्डन के पास है, जॉर्डन पैलेस्टीनियंस के पास है। लेकिन इसकी जो पूरी जो सिक्योरिटी है, निगरानी है, ये इज़राइल की ही पुलिस और मिलिट्री के हाथ में है। अब इज़राइल के अंदर राइट विंगर्स भी कोई कम नहीं है। हर साल ये मई के महीने में अरब क्वार्टर्स में से जुलूस निकालते हैं, भड़काऊ भाषण करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और ये टेंशन हमेशा क्रिएट करके रखते हैं। जो राइट विंग यहूदी हैं, उनको ब्लेम करना बिल्कुल सही होगा इस वक्त कि इस पूरे जो प्रकरण में उन्होंने एक बहुत अहम रोल अदा किया है। अब इस पूरी क्राइसिस को हिस्टोरिकली तो खैर जो है सो है, बट अदरवाइज़ इसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखना चाहिए और दूसरा इसको देश की सुरक्षा और आतंकवाद से जोड़ के देखना चाहिए। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेचारे फ़िलिस्तीनियों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके इलाकों पर इज़राइल ने कब्ज़ा किया। सबसे पहले तो उनका एक मुल्क था और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि ये जो मुल्क था ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, अंग्रेज़ों ने ऑटोमन एम्पायर जो खलीफेट था तुर्की का, उससे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हथियाया था और अंग्रेज़ों का फ़िलिस्तीन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि फ़िलिस्तीन को 2 भागों में बांटा जाए, एक भाग इज़राइल हो और दूसरा भाग फ़िलिस्तीन हो। उन्होंने वैसा ही किया और उसके बाद से ये तनातनी चल रही है। जेरूसलम इसका हिस्सा नहीं था। जेरूसलम 67 में बना और इज़राइल ने धीरे धीरे करके अपने सेटलमेंट्स बढ़ाने शुरू कर दिए। जो ओरिजिनल इज़राइल स्टेट था, आज वो इज़राइल स्टेट काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि उसने अतिक्रमण किया, फ़िलिस्तीनियों को उनके गांव से, उनके इलाकों से भगाया, बेघर कर दिया। ये बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इज़राइल ने ऐसा किया। इज़राइल का अपना एक काम करने का तरीका है और इज़राइल ने क्यों किया? क्योंकि जिस दिन इज़राइल आज़ाद हुआ, सारे अरब ममालिक इकट्ठा होकर उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। अगर वो शायद 1948 में ऐसा ना करते और इज़राइल को उसके अस्तित्व की सिक्योरिटी देते, तो शायद इज़राइल वहीं तक महदूद रहता जहां
तक उसको मैंडेट किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। लेकिन क्योंकि सारे अरब मिलकर इज़राइल का नामो निशान मिटाने पर तुल गए, तो इज़राइल ने भी एक बड़ी आक्रामक पॉलिसी अपना ली और उसने भी अपने इलाके को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और इसका खामियाजा पूरा फ़िलिस्तीनियों को भुगतना पड़ा। आज भी भुगत रहे। 48 में लड़ाई हुई, 50s में लड़ाई हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, 80 में हुई और अभी फिर चल रही है। और इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पैलेस्टीन एंड इज़राइल, ये मेरे ख्याल से कोई भी साल ऐसा नहीं जाता होगा जब ये इस तरीके का तनाज़ा ना होता हो। और तो ये तो था एक ह्यूमैनिटेरियन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि हाउ सैड इट इज़ कि कोई बेघर कर दिया गया और जबरन उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया। दूसरा तरीका इसको देखने का है देश की एग्जिस्टेंस का, देश की सिक्योरिटी का। जैसे मैंने बताया कि 1948 में सारे अरब ममालिक इकट्ठे हो गए और इज़राइल का नामो निशान मिटाने के लिए लामबंद हो गए और उन पर हमला कर दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई जो इज़राइल जो कर रहा है वो अपने दायरे में अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है। किसी न किसी बहाने इज़राइल के ऊपर हमला होता रहा और इज़राइल ने बखूबी इन सारे हमलों का जवाब दिया। सारे अरब ममालिकों के इस गठजोड़ को कई बार शिकस्त दी। 67 में जून के अंदर जो युद्ध हुआ, 6 डे वॉर, उसके अंदर बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया इज़राइल ने। इज़राइल ने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, इन सारी फ़ौजों को हराया और इस तरीके से हराया कि 20,000 अरब सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और इज़राइलियों ने 1,000 जानों की शहादत दी। इज़राइल एक बहुत ही आक्रामक मुल्क है जब उसके अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा होता है या कोई खड़ा करने की कोशिश करता है। 73 में भी ऐसे ही हुआ और जब जब अरबों ने इज़राइल के ऊपर हमला किया, इज़राइल ने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और अपने साइज़ को वो बढ़ाता चला गया। आज काफ़ी सारे अरब ममालिक इज़राइल की तस्दीक कर चुके हैं, इज़राइल को मान चुके हैं, इज़राइल से दोस्ती कर चुके हैं और उनको रियलिटी समझ में आ गई है। लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ इज़राइल की दोस्ती होना बाकी है और सबसे अहम दोस्ती इज़राइल और फ़लस्तीन की होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अरब पॉलिटिक्स है जिसके अंदर स्पेशली इस इलाके में जिसमें ईरान बहुत डोमिनेंट है, उसने इस पूरे सिचुएशन को हाईजैक किया हुआ है। हिज़्बुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को हथियार देकर, फंडिंग देकर और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देकर इस पूरे इलाके को एक यरगमाल के तौर पर बना दिया है और इस पूरी चक्की में अगर कोई पिस रहा है सही मायने में तो वो एक फ़िलिस्तीनी पिस रहा है। अभी ये जो लड़ाई चल रही है इसके अंदर भी 10 इज़राइली मारे गए हैं तो 300 के करीब फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों की, जख्मी होने वालों की, अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर बार खोने वालों की संख्या फ़िलिस्तीन की साइड में कहीं बहुत ज़्यादा है। क्या फ़िलिस्तीनी आतंकवादी हैं? नहीं, लेकिन जो उनकी तरफ से जो लड़ रहे हैं जैसे हमास है, ये एक आतंकवादी संगठन है और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसको पाकिस्तान जैसे मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं और पिस कौन रहा है? बेचारा एक गरीब फ़िलिस्तीनी। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी इसको देख लेते हैं। जिस जेरूसलम की बात कर रहे हैं, अलास्का मॉस्क की बात कर रहे हैं, टेंपल माउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ की क्या स्टोरी है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सिटी है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो जूज़ हों या मुसलमान हों।
अब मुसलमानों का ये मानना है कि जो अल अस्का मॉस्क के अंदर एक जो पत्थर है, मोहम्मद साहब की जो जर्नी है जन्नत की, वो उसी पत्थर से जाती है। कहते हैं कि जब वो ख़त्म हुए तो उनकी जो रूह है वो अलस्का मॉस्क के इस पत्थर से ही ऊपर जन्नत की तरफ उसने परवाज़ करी या गई। तो बहुत ही होली प्लेस है। और यहाँ पर ये जो मॉस्क बना हुआ है, ब्लू कलर का मॉस्क है, गोल्डन डोम है और बहुत ही खूबसूरत ब्लू टाइल से उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है और अरेबिक में काफ़ी कुछ उस पर लिखा हुआ है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। बेसिकली जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है उसको वो डिनाउंस करती हैं, वो जो अरेबिक में वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं। खैर मुझे तो आती नहीं पढ़नी, बट जो मैंने पढ़ा और समझने की कोशिश करी, मेरे को ये समझ में आया कि वो जीसस क्राइस्ट को की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क इस्टेब्लिश करती है, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट को एक मसीहा भी मानती हैं। यानी कि मुस्लिम्स उनको मसीहा भी मानते हैं, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स है उनको क्वेश्चन मार्क भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सीट है ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर क्रिश्चियंस ऑल्सो। एंड वो अपने मुस्लिम्स को भी मैसेज दे रहे हैं कि जो नबी ने जो मैसेज दिया है वो असली मैसेज है, जो जीसस क्राइस्ट मैसेज दे रहे हैं वो असली मैसेज नहीं है बेसिकली। सो दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स, दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल इस्लाम। ये जो पूरा एक जो टेम्पल माउंट है उसके कोने में ये अलस्का मॉस्क बना हुआ है। जो टेम्पल माउंट है ये जूइश लोगों के लिए बहुत सेक्रेड है। उनका मानना है कि पहला इंसान इसी की मिट्टी से ही अल्लाह ने बनाया। इंसिडेंटली जूस का जो बाइबल है, जूस की जो किताब है और मोसेस की जो कमांडमेंट्स हैं, ये आप मान के चलिए कि ये अब्राहमिक रिलीजन के बेस हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स में जूज़म, आपका इस्लाम, आपकी क्रिश्चियनिटी। और अगर आप इनको बारीकी से पढ़ें कि जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, मोहम्मद ने क्या कहा और मोसेस ने क्या कहा, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। रिलीजन कम है और अगर उसको विस्तार करें तो रिलीजन कम है और पॉलिटिक्स ज़्यादा है। इलाके को कौन डोमिनेट करेगा? वो डोमिनेट करेगा जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, और संख्या बढ़ाने के अपने अपने तरीके हैं। दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को मारना, काटना, अपने आप को काबिज करना, ये पुराने ज़माने की रिवायत थी। ये जेरूसलम और मिडिल ईस्ट में नहीं, सभी जगह थी। अब कहते हैं कि इस टेम्पल माउंट के ऊपर जूस का पहले एक मंदिर था जो टूट गया, जिसके अवशेष आर्कियोलॉजिकल अवशेष या आर्कियोलॉजिकल कोई उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। और कहते हैं कि दूसरा जब टेम्पल बना वो रोमन्स ने आके तोड़ दिया और 70 CE के अंदर इसको तोड़ा गया और यहाँ पर एक जुपिटर का मंदिर बना दिया गया। और जूस जो यहाँ रहते थे उनको यहाँ से स्टेटलेस कर दिया गया, भगा दिया गया, और ये जूस उसके बाद पूरी दुनिया में बिखर गए। जब ये टेम्पल तोड़ दिया गया, क्रिश्चियंस का भी इंटरेस्ट इस इलाके में थोड़ा थोड़ा कम हो गया और उनके लिए ये टेम्पल माउंट ये ज़्यादा अहमियत वाला नहीं रहा। क्या कारण है, खैर मैं इसके डिटेल में नहीं गया, बट ऐसा लिखा है, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी इस टेम्पल माउंट की जो एक वॉल है, एक दीवार है, वहाँ पर यहूदी लोग आके पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, मन्नत मांगते हैं कि किसी दिन उनका मंदिर यहाँ पर दोबारा पुनः स्थापित हो, पुनः बने। ये इस टेम्पल माउंट की ऊपर जो अलस्का मॉस्क है, कई बार ये अर्थक्वेक्स में डिस्ट्रॉय भी हुआ है। और क्रूसेड्स जो कि 10वीं शताब्दी में चले, जिसमें क्रिश्चियंस जेरूसलम पर काबिज रहे,
क्रिश्चियंस राजाओं ने, रूलर्स ने अलास्का मॉस को अपना एक पैलेस बना के रखा, वहाँ पे वो रहते थे। क्रूसेड्स के बाद में कोई ख़ास इस इलाके की अहमियत सी देखने को नहीं मिलती, एक्सेप्ट जब ऑटोमन एम्पायर के जो डायनेस्टीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। कहते हैं यहाँ पे बहुत कचरा वचड़ा पड़ा रहता था, तो उसको सफाई करी और अलास्का मॉस को दोबारा से उन्होंने नए तरीके से बनाया और उसको एक अलग रंग रूप दिया। पूरे टाइम जो अरब रूल, जब ये ऑटोमन रूल रहा, तो अलास्का मॉस की देखरेख उसी तरीके से होती रही और आज भी हो रही है। अलास्का मॉस का रुतबा जो है, जो उसकी जो होली साइट की जो अहमियत है, वो बिल्कुल बरकरार है। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आपको इस रिलीजियस प्लेस के बारे में बताने की कोशिश करी। बहुत लंबी चौड़ी डिटेल हिस्ट्री है, वो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। कई बारी बोरिंग भी हो जाती है क्योंकि आपको उतनी गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटी आप ये समझ लें कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो ये है कि जूस को या सारे अब्राहमिक रिलीजन के मुताबिक इस टेम्पल माउंट की मिट्टी से ही आदम और ईव बने और पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इंसान जो है फैला। ये उसकी अहमियत है। जूस के लिए बहुत सेक्रेट है। जूस इस टेम्पल माउंट पे तो कदम भी नहीं रखना चाहते क्योंकि वो उसको इतना मुकद्दस मानते हैं। उधर मुसलमान, जैसा मैंने बताया कि उनको लगता है कि नबी की जो रूह है वो वहाँ पत्थर से होके ऊपर आसमान में गई। और क्रिश्चियंस के अपने बिलीफ हैं टेम्पल माउंट को लेकर नहीं, बट जेरूसलम को लेकर। और ये इसी इलाके में ये पूरा टेंशन इस बार जो चल रहा है वो यहीं पे ही ओरिजिनेट हुआ है और यही एक फोकस पॉइंट रहा है इस समय के जो टेंशन का, जो इस समय चल रहा है। अब मॉडर्न टाइम्स में, आज के टाइम में, ये बिल्कुल क्लियरली हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस तरफ खड़े हैं। हम इंसानियत की तरफ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फ़िलिस्तीनियों के प्रति हमारी सहानुभूति है, बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ हमारी सहानुभूति इजरायलियों के प्रति भी है। इज़राइल का अस्तित्व ख़त्म करने का जो प्रयास ये इस्लामिस्ट लोग करते हैं, इसको भी रोकना है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बज रही है। अगर इज़राइल को रोकना है फ़िलिस्तीनियों के घरों को बर्बाद करने से, तो इस्लामिस्ट, हमास, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इनको भी रोकना है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने से। तभी जाके मिडिल ईस्ट में शांति होगी। और मिडिल ईस्ट में शांति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामिक टेरर है, इसकी शुरुआत PLO से हुई, अराफात से हुई, और जो केंद्र बिंदु रहा है वो मिडिल ईस्ट रहा है। वहीं से शुरुआत हुई और अब कितने सारे फॉर्म्स में आप इसको देख सकते हैं। आप अफ़गानिस्तान में तालिबान को देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जब बात जेरूसलम की हो रही थी, तो तालिबान ने काबुल के अंदर 93 मुस्लिम लड़कियों को मार दिया। रमज़ान के दौरान 200 लोग मारे हैं तालिबान ने अफ़गानिस्तान में। उधर सऊदी अरेबिया यमन के ऊपर बमबारी कर रहा है, कई सौ लोग मार दिए, कई सौ मुसलमान मार दिए। सीरिया में मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्लेआम चल रहा है। तो पूरा फोकस हम इज़राइल पे और इज़राइल को आतंकवादी मुल्क कहने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने दर्शन को थोड़ा बड़ा करें और देखें कि क्या हो रहा है। मुसलमान को मार रहे हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक मुल्क अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहा है, उसके ऊपर हम हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो हमको ये समझना होगा कि इंसानियत क्या है, पॉलिटिकल इस्लाम क्या है, आतंकवाद क्या है। जब हम इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस करना समझ जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ चल रही है और हमें किस तरीके से अपने आप को रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये
वायलेंस जो है मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसी उम्मीद के साथ आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।